तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में कल रात 11:30 बजे ली अंतिम सांस। आज शाम होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में 7 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित। जयललिता के करीबी पनीर सेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। कल देर रात 31 मंत्रियों के साथ शपथ ली। अमेरिकी बाजारों में 1% तक की तेजी। डाउ पहुंचा नए शिखर पर। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत, लेकिन एसएक्स निफ्टी 1/4% नीचे। कल 2:30 बजे आएगी क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज के पोल में 75% जानकारों को दरों में 0.25% कटौती की उम्मीद। रतन टाटा पर साइरस मिस्त्री का एक और हमला। टाटा ग्रुप किसी की जागीर नहीं, मिस्त्री ने कहा, लेकिन टाटा का पलटवार। मिस्त्री ने ग्रुप को अपनी जागीर बनाया। और फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स का आईपीओ आज से खुला। प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए प्रति शेयर। ग्लोबल मार्केट्स में शानदार मजबूती और साथ ही पॉलिसी का इंतजार जो आने वाली है कल। और उससे पहले भारतीय बाजारों में हफ्ते की दमदार शुरुआत। तेजी को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर कमजोर खुलेंगे? बड़ा सवाल है, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। आप दोनों का ही स्वागत है। और एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। लेकिन 74 दिन की लंबी बीमारी के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का चेन्नई में निधन हो गया है। कल रात 11:30 बजे जयललिता ने आखिरी सांस ली। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 4 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गई। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया है। राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आज शाम 4:30 बजे चेन्नई के मरीना बीच में जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जयललिता के निधन से तमिलनाडु की सियासी तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई है। अम्मा को खोने के बाद एआईएडीएमके के विधायकों ने उनके करीबी पनीर सेल्वम को अपना नेता चुना, जिसके बाद राजभवन में सादगी भरे समारोह में पनीर सेल्वम ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और इस दौरान पनीर सेल्वम हमेशा की तरह उन्होंने अपनी जेब में जयललिता की तस्वीर रखी थी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल सहित सभी नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर जयललिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑलराइट, चलिए और अब देख लेते हैं कि दुनिया भर के बाजारों ने किस तरह का एक्शन दिखाया। कल देर रात यूएस में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और डाउ ने फिर से लाइफ टाइम हाईज लगाए। नैस्डैक में भी देखिए बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। इवन इटली के डर को सबने नजरअंदाज किया और उसके बाद यूरोप के मार्केट्स भी देखिए 1-1.5% की बढ़त के साथ जाकर समाप्त हुए। इवन इटली का बाजार देखिए पॉजिटिव टिक्स में जाकर समाप्त हुआ। और इस समय एशियाई बाजार भी देखिए आज फिर तेजी होगी, ये संकेत दे रहे हैं। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नरम जरूर है। आज के दिन को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? तेजी की तरफ, खासतौर से फर्स्ट हाफ, क्योंकि कल जैसा अंदाजा था कि यूरोप पर कोई असर होगा नहीं और वो हुआ नहीं, जो हम बात कर ही रहते सुबह। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स ने कल इटली के रेफरेंडम के बावजूद जो नई ऊंचाइयां छुई उसका फायदा मिलेगा। मुझे नहीं पता एसजीएक्स निफ्टी क्यों नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर जो थोड़ी देर पहले 20-25 अंक नीचे दिख रहा था वहां खुले तो वहीं पर खरीदारी तुरंत कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है एक मजबूती का माहौल देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव बाजार पर आएगा, तो स्मूथ राइड नहीं होगी, एकदम आराम से बढ़ जाएंगे वैसा नहीं होगा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अब जिस रेंज में हम पहुंचेंगे वो ऐसी रेंज है जहां पर बाजार को थोड़ा अटकना। लेकिन जहां तक आज का सवाल है 8050, 8250 ये थोड़ी बड़ी है,
लेकिन लंबी ट्रेडिंग रेंज मुझे जो नजर आ रही है वो यही है। 8,200 के ऊपर अगर आज बाजार बंद होता है तो और तेजी मजबूत होगी, बेहतर होगी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी कल की क्रेडिट पॉलिसी से पहले। फिर बाजार और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाजार की दिशा के लिए साफ तौर पर नजर रखें बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर। यहीं से आपको दिशा मिलेगी तेजी या मंदी की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का सहारा मिलेगा और पॉलिसी में अच्छी पॉलिसी आने की उम्मीद। ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि एसडीएक्स निफ्टी की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजारों में मजबूती रहनी चाहिए। तो एक ट्रेड तो बहुत सिंपल सीधा सा है कि आज अगर 20-25 पॉइंट नीचे खुल जाए तो तुरंत खरीद ले। 8,050 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 8,200, 8,250 ये दो लक्ष्य बनते हैं। दूसरा एक ट्रेड हो सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड, छोटी रिस्क के साथ, और वो होगा शॉर्ट करने का निफ्टी को ऊपरी स्तरों पर। ये 8,225 के आसपास आपको शॉर्ट लेना चाहिए, सिर्फ 25 पॉइंट की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जरूर रखें और स्ट्रिक्ट रखें। नीचे की तरफ 8,150 के लक्ष्य के लिए अगर आपको गैप से बाजार खुल जाए, तेजी करने का मौका न मिले तो ऊपरी स्तरों का इंतजार करें, अपने लेवल से शॉर्ट करें। लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की राय नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, 18,150, 18,200 जो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट है, वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर बैंक निफ्टी के साथ कमजोर खुल जाए तो तुरंत खरीद लें। मुझे लगता है 18,500 और 18,650 ये दो टारगेट ऊपर बैंकिंग शेयरों में, बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। और मजबूती के लिहाज से मुझे बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटो ये शेयर ज्यादा पसंद है आज के लिए। एक बात ध्यान रखें, 8,200 से लेकर 8,300 ये वो रेंज है जो बाजार के लिए मुश्किल भरा लेवल है। इसे पार करना इतना आसान नहीं है। पॉलिसी के पहले वो पार होना मुश्किल है क्योंकि 8,200 पर हम अटके। 8,250 पिछले हफ्ते दो बार हमने हाई बनाया और 8,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। तो इस रेंज में धीमे धीमे प्रॉफिट बुक भी करें और अपने लेवल से इंतजार करें फिर से खरीदारी करने का। तो ओवरऑल व्यू तेजी का रखें और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें। बिल्कुल, चलिए तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, ये बात भी सामने निकल कर आई है। लेकिन वागले साहब से पूछते हैं आज निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं उनके जहन में। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक कल जिस तरह से बॉटम 8050 का होल्ड किया है 8056 स्पॉट में, मुझे लगता है लेवल्स ऊपर के ही देखने होंगे। लेकिन आई थिंक अनिल जी ने जो कहा वह उनके साथ बिल्कुल, वो 8200 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो इतने इजीली भी पार नहीं होगा। कल कुछ पॉलिसी है तो कुछ उसमें पॉजिटिव ज्यादा आता है तो होगा, लेकिन व्यू तेजी का ही है। 8070 का स्टॉप लॉस होगा, 8200 का टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का 18,300, 18,700 ये रेंज है, तो व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। वागले साहब भी कह रहे हैं, अनिल जी भी कह रहे हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां तेजी करें वो भी हम विकास से कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं FIIs का डेटा। और कुल 318 करोड़ रुपए की ही बिकवाली हुई है FIIs की तरफ से। और इस बिकवाली को भी अगर आप देखें तो HDFC जो कल हम सुबह शेयर डिस्कस कर रहे थे उसमें 500 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। तो लगता है कि FIIs ने HDFC में ज्यादा बिकवाली करी है। नहीं लगता कि कुछ दिनों में अब यह आंकड़ा पॉजिटिव हो जाएगा किसी भी हो जाए तो बेहतर है हेमंत। ये बात सही है कि अच्छी बात यह है कि आंकड़े छोटे हो गए वायदा कारोबार में भी और कैश मार्केट में भी। अब वायदा कारोबार में भी आप देखिए कि बिकवाली का आंकड़ा 180 करोड़ का है खाली इंडेक्स फ्यूचर्स का। स्टॉक फ्यूचर्स में 200 करोड़ के बेचे। लेकिन एक जो इन डेटा के दम पर एक बात पढ़नी है वो जरूरी है, वो ये कि बाजार मजबूत है, अच्छा बंद हो रहा है, लेकिन तीनों जगह कहीं FIIs की खरीदारी का आंकड़ा है नहीं। और यही वजह कि मैं ऊपरी स्तरों पर सावधान हूं कि मुझे रन अवे, वन वे, बहुत बड़ी तेजी इसलिए बनती हुई नहीं दिख रही कि ये आंकड़े छोटे भले हुए हैं, खत्म नहीं हुए। तो इसका मतलब साफ है कि जो अहम लेवल है बाजार उसको रेस्पेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो अब चूंकि हम नीचे से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है 8,250, 8,300 वो रेंज है जो इन डेटा के दम पर आप पार नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? दो बड़ी चीजें, न्यूज फ्लो। एक न्यूज फ्लो ग्लोबल मार्केट से, दूसरा लोकल मार्केट से। तो ग्लोबल से तो आपको मिल रहा है, रोज डाउन नैस्डैक नए हाई लगा रहे हैं। अब आपको लोकल फैक्टर जो चाहिए वो कल डॉक्टर उर्जित पटेल देंगे या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब 8,300 के पार जाने के लिए आपको कम से कम आधा % का रेट कट कल चाहिए, तब आपको निफ्टी 8,300 के पार निकलते हुए दिखेगा। और वो कब क्यों निकलेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी फिर आपको 19,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी से लीडरशिप चाहिए और वो लीडरशिप डॉक्टर उर्जित पटेल ही दे सकते हैं। आधा % कट करके, आधा % से कम कट आया तो मुश्किल लगता है कि 8,300 के पार निफ्टी निकले। तो डेटा धीमे हुए हैं
पॉजिटिव नहीं हुए और तीनों ही जगह कल फिर से सेल फिगर आया और यही वजह मुझे लगता है कि अगर आज आपको 8,225 8,250 के आसपास निफ्टी मिले तो एक बार की प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए और अब जानते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। वागले साहब बताइए, तेजी वाले कॉल्स हैं सारे? हेमंत 3 तेजी के हैं। ओके, एक मंदी का है जो कि हमने कल एक्चुअली मॉर्निंग में स्पॉट किया था, क्रॉम्पटन। हाँ, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसके ऊपर विस्तार से बात भी करेंगे। अगर वो ऊपर में गैप अप होता है, गैप अप तो नहीं दिखता है, लेकिन अगर ऊपर आता है तो बेचने जैसा स्टॉक है, वो मैं लास्ट कवर करूंगा। फिलहाल मैं बाय इन हिंडाल्को, स्टॉप लॉस 171, टारगेट 183। बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें ऊपर के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे 1 या 2 दिन में। दूसरा है सन टीवी जो कल 455 के क्रॉस करने के बाद इसमें एक नई तेजी चालू हुई है। जो भी रीजन हो, आई थिंक दैट इज अपरेंट, बट मुझे लगता है आज भी ये मूव कंटिन्यू होगी। इसको 477 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 522। ओके, तो सन टीवी कल का स्टार परफॉर्मर, आज भी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को के ऊपर भी रखिए नजर। 2 और स्टॉक्स हैं, वैसे एक लीक हो गया क्रॉम्पटन ग्रीव्स, और दूसरा कौन सा है वो हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। विकास सेठी जी के पिक्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ की। एफएनओ से क्या संकेत मिल रहा है? संकेत कोई खास बदलाव के है नहीं है, क्योंकि देखिए 8,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 8,300 पर कॉल में है। कोई खास बाकी चीजें बदली हुई ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है कि कल की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा हाथ है। 2 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए हैं और प्रीमियम देखिए 22 पॉइंट से बढ़कर 36 पॉइंट हुई, यानी कि 14 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम बढ़ी है। इसका मतलब साफ है कि कल जिस तरह से बाजार ने सेकंड हाफ में खासतौर से इटली के रेफरेंडम का कोई असर नहीं देखकर शॉर्ट सेलर्स जो थे, जो उम्मीद लगा के बैठे थे सुबह की, फर्स्ट हाफ टेंटेटिव था, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रहा था, तो लोगों को लगा कि एक मौका बन सकता है 8,000 के आसपास, 7,975 के आसपास। तो जो शॉर्ट्स बनाकर बैठे थे वो 8,100 के पार निकलने के बाद शॉर्ट कवर करते हुए दिखे। तो कल ज्यादा तेजी जो बनी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बनी। न एफआईज के डेटा में खरीदारी है, न वायदा कारोबार में खरीदारी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई खास एडिशन है नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.03 पर है, बैलेंस्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर कहीं है, तो बैलेंस है। अब आपके सामने एक बड़ा लेवल है 8,300 का, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का है। तो ऐसे में उसके पार निकलने के लिए वही बात है कि पॉलिसी से कुछ बहुत अच्छा आपको रुझान मिले, और जब खासतौर से प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, बार बार वित्त मंत्री कह रहे हैं, और एक केस तो बनता है ब्याज दरों में बड़ी कटौती का, तो 0.5% की कटौती कम से कम बाजार को कल चाहिए, तो बात बनेगी। इस बीच ऐसे में आपके लिए सिंपल है, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए अपने लेवल से ट्रेड करें, इंतजार करें, और कल जो हम बात कर रहे थे कि लेवल्स आने दें उसके बाद ट्रेड करें। जल्दबाजी ना करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि निफ्टी पर आपको खुलते ही ट्रेड लेना ही है। मुझे लगता है हाँ, ये जरूर है कि 20-25 पॉइंट नीचे मिल जाए तो वो खरीदारी का मौका ढूंढने की कोशिश करें। बाजार के डायरेक्शन के लिए वायदा कारोबार के आंकड़ों से बेहद साफ दिख रहा है, ये डायरेक्शन आपको निफ्टी नहीं देगा, बैंक निफ्टी देगा। तो आज से लेकर कल 2:30 बजे तक बाजार का डायरेक्शन बैंक निफ्टी से तय होने वाला है, और वहां पर थोड़ी बेहतर मजबूती दिख रही है, वहीं पर फोकस करें। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी पर होनी चाहिए आपकी नजर। लेंगे इस नोट पर ब्रेक के तुरंत बाद आपको पहले हम बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या राय है, 5 का पंच में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर होनी चाहिए। विकास सेठी जी की पिक्स, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय आज निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। और सबसे पहले देखिए, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, 8,250 का टारगेट दे रहे हैं, 8089 का स्टॉप लॉस भी। ओके, और खरीदारी करने की राय मुदित गोयल की भी एसएमसी ग्रुप से 8,195 का टारगेट है उनका, लगभग वही 8,200 के आसपास, 8,080 के स्टॉप के साथ। और देखिए हैट्रिक हो गई है, नीरव अखरिया भी कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए, 8,200 का टारगेट उनका भी है, 8080 का स्टॉप लॉस भी रखिए। ओके, और इसके साथ विवेक गुप्ता की राय है शॉर्ट करने की, लेकिन शॉर्ट करने की राय उनकी 8,100 के नीचे है। वहां से हम काफी ऊपर बंद हुए हैं कल, तो 28 पॉइंट ऊपर, तो 8,100 के नीचे जाए तो ही शॉर्ट करें, और तब 8,160 का स्टॉप लॉस लगाएं 8,030 के लक्ष्य के लिए, यानी कि कंडीशनल शॉर्ट है उनका।
ऑलराइट, और आखिरी एक्सपर्ट का देखिए बाय है मानव चोपड़ा, कह रहे हैं कि तेजी करना चाहिए, 8,220 तक के टारगेट दे रहे हैं, 8080 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट बेहद बुलिश और एक बेयरिश, और वो भी कंडीशनल शॉर्ट दे रहे हैं, यानी एक स्तर के नीचे जाए तभी शॉर्ट करें, तो ज्यादातर लोग बुलिश हैं। बेसिकली तेजी का ही व्यू रखना चाहिए, क्योंकि वागले साहब भी बुलिश हैं, मेरा भी रुझान पॉजिटिव, और जो शॉर्ट की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8,100 के नीचे ही बनेगा। तो लेवल बता दूं आपको क्या इंपॉर्टेंट है, नीचे जो सपोर्ट इंट्राडे के लिए आपके लिए निफ्टी का बन रहा है वो बेहद साफ है, और वो है 8,075 के आसपास का। 8,075, 8,080 मान ले, 8,070 मान ले, जो मानना है मान ले, 8,075 मान ले। ऊपर की तरफ 8,200, 8,225, 8,250 से 3 लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पे आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, आइए देख लेते हैं 5 का पंच। डाबर, ये स्टॉक रहेगा एक्शन में, और डाबर का कहना है कि छोटी अवधि में नोटबंदी का असर कारोबार पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीसरी तिमाही में कितना असर होगा इसका फिलहाल अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि असर कितना हो रहा है। और बैंकीज का भी देखिए कुछ इसी तरह का कहना है, वो कह रहे हैं नोटबंदी से उनको झटका लगा है। एक तो कीमतें एग्स की, चिकन की घटी हैं करीब 40 से 45% तक, साथ ही मांग में भी कमी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक कल 10% की रैली दिखा चुका था, और इन स्टेटमेंट्स के बाद आज यहां पर दबाव बन सकता है। टाटा पावर, इस स्टॉक को आज एक खबर जो है वो ये कि डिफेंस मिनिस्ट्री से 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि टाटा पावर की ओवरऑल साइज के लिहाज से ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक डिफेंस से इनके स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन को ऑर्डर जरूर मिला है। तो रॉकेट लॉन्चर्स के लिए वो ऑर्डर मिलता हुआ। इसके साथ नजर रखिए कैनरा बैंक के ऊपर। देखिए कैनरा बैंक ने पहले भी कहा था और खबरें थी कि वो अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहता है नॉन कोर एसेट्स में, और अब कैन बैंक फैक्टर्स में 70% हिस्सेदारी बेचेगा वो, और कैन फिन होम्स में करीब 13.5% हिस्सेदारी बेचेगा। इस समय करीब 43.5% हिस्सेदारी है, वो 13.5% हिस्सेदारी बेचने के बाद 30% की हिस्सेदारी हो जाएगी, और उसके लिए मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति करने की प्रक्रिया अब शुरू कर रहा है, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इंडिया होम लोन्स, इस कंपनी में जेएम फाइनेंशियल ने 15 लाख शेयरों की खरीदारी की, और जेएम फाइनेंशियल की हिस्सेदारी बढ़कर अब इस कंपनी में 24.5% हो गई है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप वागले जी और विकास सेठी जी। वागले जी ने तो अपने 2 पिक्स बताए हैं, लेकिन सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी नजर कौन से सेक्टर्स पर है आज? आरबीआई की पॉलिसी से पहले क्या रेट सेंसिटिव फोकस में रहेंगे? बिल्कुल हेमंत, जो सेक्टर मेरे फोकस में है वो सब रेट सेंसिटिव सेक्टर्स ही हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि कल आरबीआई गवर्नर या आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वहां से एक पॉजिटिव सरप्राइज देखा जाना चाहिए। तो आई एम होपफुल कि वी वुड सी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट टुमारो। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी नजर में जो मेरे जो रडार पे जो सेक्टर्स है उनमें बैंकिंग वुड बी द टॉप मोस्ट, और उसके अलावा एनबीएफसीज विच वुड इंक्लूड हाउसिंग फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स, देन रियल एस्टेट, फिर ऑटो, और उसके बाद मेटल्स जहां पे भी बिल्कुल तेजी नजर आ रही है। तो ये सब सेक्टर्स के स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। तो ये तमाम सेक्टर्स, अब तो सेक्रेटरी साहब जब सेक्टर सारे बता दिए, स्टॉक भी बता दीजिए कौन से खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, जो टॉप 3 स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूंगा उसमें सबसे पहले तो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक है। मुझे लगता है कल की मॉनेटरी पॉलिसी को प्ले करने के लिए सबसे अच्छा स्टॉक यही रहेगा, और मुझे लगता है आज ही इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड मॉनेटरी पॉलिसी इसमें 265 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा डीएलएफ का, ये भी जो रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, और एक तो रेट कट का बिल्कुल एक बेनिफिशियरी होगा, और उसके अलावा इसमें जो रेंटल एसेट्स को बेचने की जो एक न्यूज अवेटेड है, तो उसके कारण से मुझे नहीं लगता स्टॉक में बहुत ज्यादा डाउनसाइड होगी, और जब कभी भी वो आती है तो एक बहुत अच्छा स्पॉट देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में डीएलएफ में पोजिशनली भी इसमें बिल्कुल कॉल लेना चाहिए लॉन्ग साइड के। और जो थर्ड स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को, जो कि संदीप जी ने भी पिक किया है। हिंडाल्को में कल एक बहुत अच्छी तेजी देखी गई थी, और जिस तरह से मेटल्स के प्राइसेस इंटरनेशनली भी बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये मेटल पूरा क्षेत्र ही सेक्टर ही बिल्कुल फोकस में रहेगा। एंड हिंडाल्को वुड बी माई टॉप बैट फ्रॉम दैट सेक्टर। चलिए, तो एसबीआई, डीएलएफ,
हिंडाल्को कॉमन स्टॉक है, देखिए वागले साहब के ने भी बताया था और विकास सेठी जी भी कह रहे हैं। तो बचे हुए 2 स्टॉक्स में पूछते हैं वागले साहब से, वागले साहब की कहाँ नजर है? हिंडाल्को और सन टीवी तो आप बता चुके हैं, तेजी करनी चाहिए, ये बताइए और दूसरे 2 स्टॉक्स कौन से? हेमंत, मैंने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, ट्रेंड एज इन स्टॉक का नाम है। मैं नॉर्मली ये ट्रैक नहीं टाटा ग्रुप की कंपनी है और बहुत रिटेल सेक्टर में है। हाँ, मैं ट्रैक नहीं करता। Okay. ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ये मुझे सच में पता नहीं है। आई थिंक मिड कैप है। हाँ। और इसमें पैटर्न बहुत अच्छा उभर कर आ रहा है। और अगले आपने चार्ट देखे है? किसी ने सजेस्ट किया था कि ट्रेंड की चार्ट देखिए ये स्कैनिंग किया तो मेरे रडार में आया। तो मतलब काफी टाइम के बाद आया और इसमें पैटर्न उभर कर आ रहा है। तो इफ यू गेट इट नाउ यू विल कैच इट एट द लोएस्ट पॉइंट। सो ये 190 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 220, 3 से 4 दिन का व्यू है। एक 2-3 हफ्ते के लिहाज से 250-260 तक भी जा सकता है। वैल्यू इन्वेस्टर्स की भी नजर है वैसे इस स्टॉक पर, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो आपके पास खबर है तो मैच हो रहा है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। और एक क्रॉम्पटन में सेल है जो हमने कल ही बात की थी, 72 के स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है आज डाउन मूव कंटिन्यू हो सकती है आज और कल में। सो 63 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। 63 तक गिरेगा क्रॉम्पटन, लेकिन आज बड़ा अहम दिन है क्रॉम्पटन के लिए, बहुत बड़ा दिन है। आज आइडिया लग जाएगा कि इनका आगे होना है या नहीं होना है। बिल्कुल, सब्सिडी में हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं वो। क्या नाम था? फर्स्ट कुछ तो कल फर्स्ट से नाम से इनकी यूरोप की एक सब्सिडी है जिसमें इंटरनेशनल सब्सिडी जिसमें हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। और बेचना, देखिए 11% की कल गिरावट इसलिए देखने को मिली कि बाजार मानकर चल रहा है कि शायद बेचने में विलंब हो सकता है या फिर वो वैल्यूएशंस नहीं मिल सकते। तो इटली का अगर एकमात्र झटका किसी स्टॉक को लगा है तो इसी को लगा है, राइट। बाकी बाजार में तो झटका नहीं देखने को मिला। बिल्कुल। तो आज देखते हैं इस स्टॉक के लिए कुछ रिकवरी वाला दिन होता है या और शॉर्ट्स बनते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, ये तो बात हुई कुछ फिक्स के तौर पर। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स देख रहा हूं विकास जी आपकी लिस्ट में, जहां आपकी खरीदारी करने की राय है। बताइए क्या पसंद है आपको? देखिए अनिल जी, मैंने 5 स्टॉक्स चूज करे हैं कैश मार्केट से। सबसे टॉप रहेगा श्रेय इंफ्रा। इसमें मुझे लगता है बिल्कुल आज एक तेजी बननी चाहिए। बाजार में ऐसे रूमर्स भी है कि ये अपनी रिस्ट्रक्चरिंग भी कुछ कर सकते हैं या डीमर्जर भी कर सकते हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उज्जीवन रहेगा। उज्जीवन में भी बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए। एक रेट सेंसिटिव स्टॉक है और बाकी एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है तो वहां पे तेजी लगती है। तीसरा एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है लूमेक्स टेक्नोलॉजीज करके, बहुत अच्छी कंपनी है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों सेगमेंट को कैटर करती है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी लगती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इस पे बुलिश और मुझे लगता है आज भी यहाँ एक्शन देखा जाना चाहिए। चौथा स्टॉक रहेगा जी मीडिया, जहां पे भी अच्छा एक नजर आता है और मुझे लगता है रिसेंटली जो इन्होंने एक्विजिशन भी किया रेडियो बिजनेस को रिलायंस कैपिटल से, वो भी एक पॉजिटिव है और स्टॉक में एक अच्छी तेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी देखी जानी चाहिए और आज भी इसमें स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। और जो 5वां स्टॉक रहेगा वो रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स का। ये स्टॉक भी बहुत ही बीटन डाउन लेवल्स पे ट्रेड करता है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता ट्रेड करता है और मुझे लगता है आज यहाँ एक्टिविटी नजर आती है कल के प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखते हुए, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी खरीदारी की ओर ही ध्यान देना चाहिए। विकास जी ने भी जो मिड कैप का 5 का पंच दिया है, देखिए अनिल अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। एसआरआई इंफ्रा, उज्जीवन, ल्यूमेक्स टेक, जी मीडिया और चंबल फर्टिलाइजर। एसआरआई इंफ्रा वैसे अनिल कॉमन है, मेरी टीम में था, आज पिंच हिटर स्टॉक के तौर पर हमने भी इसको 2020 में सिलेक्ट किया था। लेकिन लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद भी खबरों वाले स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऊपर और विस्तार से बातचीत करेंगे। भारत फोर्ज में कितनी तेजी आज हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ CNBC आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है और संदीप वागले साहब तो है ही और साथ ही विकास सेठी जी भी, और अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज रहने वाला है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल बढ़िया एक्शन देखने को मिला। सेकंड हाफ में एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा। चार्ट्स पर सर कुछ मजबूत नजर आ रहा है तो बताइए। DLF तो पसंद किया है विकास जी ने, आपको कोई चार्ट पर दिख रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग या थोड़ी खरीदारी का माहौल बन सकता है किसी शेयर में? अनिल जी, दोनों DLF और HDIL का पैटर्न लगभग सिमिलर है। ओके। विकास जी ने DLF चूज किया, मैं HDIL प्रेफर करूंगा। वो ये भी मैं स्विंग हाई ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा। 63 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है ये 67-68 तक जा सकता है। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिए नजर, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही कैनरा बैंक की इस खबर को विकास आपने किस तरह से रीड किया? हालांकि ज्यादातर लोगों को पता था
कि कैन फिल्म्स होम्स में हिस्सेदारी बिकने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि किस वैल्यूएशन पर बिकेगी। आप कैसे देख रहे हैं, कैनरा बैंक में क्या तेजी हो सकती है इस खबर के चलते, क्योंकि बोर्ड ने मंजूरी दे दी है अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को नियुक्त करने के लिए? बिल्कुल हेमंत, एक तो पहले ही आज बैंकिंग एज अ सेक्टर अच्छा लगता है और उसके बाद ये जो पॉजिटिव न्यूज है इसका बिल्कुल एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा जाना चाहिए। तो इस स्टॉक में बिल्कुल तेजी रहेगी और ये स्टॉक अगर कोई कारण से एक सबड्यूड लेवल पे या थोड़े ही बढ़त के साथ खुलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आई वुड रिकमेंड अ बाई इफ इट ओपन्स ओनली फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स अप। ये तो केनरा बैंक में खरीदारी करने की राय। और टाटा पावर के चार्ट्स पर भी एक वागले साहब राय दे दें अपनी। आप चार्ट्स देखकर रखें, तब तक मैं एक बार रिपोर्ट्स ले लेता हूं कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आज किस तरह की आई हैं और उस लिहाज से आज कहां पर एक्शन रहने वाला है, हम तो देख लिया जाए। बिल्कुल, और नजर रहने वाली है भारत फोर्ज के ऊपर। नियति से पूछते हैं कि क्लास 8 ट्रक्स की जो बिक्री अमेरिका में बढ़ती जा रही है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? नियति, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का? मॉर्निंग हेमंत। नोमुरा तो रिड्यूस का कॉल दे रहा है, यानी बिकवाली करके चलिए। 797 का इनका लक्ष्य है, जो कि 9 से 10% का डाउनसाइड दिख रहे हैं 12 महीने के दौरान। क्यों? क्योंकि हालांकि ये ग्रोथ आई है नवंबर के उसमें, लेकिन ये लो बेस इफेक्ट के कारण आई है। आपको याद दिला दूं कि 60% वाई ड्रॉप हुआ था नवंबर 2015 में। उसके चलते आपको ये जरूर लो बेस के चलते आपको इफेक्ट दे रहा है। ज्यादातर जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फोकास्ट कर रहे हैं कि एक बहुत ही म्यूटेड इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक रह सकता है 2017 तक के लिए। ये इंक्रीमेंटल नेगेटिव होगा क्योंकि म्यूटेड इंडस्ट्री का जो पूरा ग्रोथ है ये एक इम्पैक्ट करेगा इसके। और साथ साथ में ये कह रहे हैं कि जो स्टॉक करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो काफी एक्सपेंसिव लेवल्स पे है, महंगा है स्टॉक। बिकवाली करके चलिए 797 का लक्ष्य है नोमुरा का। सीएलएसए मेंटेन कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स पे बाय का कॉल। जेएलआर का फर्स्ट हाफ का जो प्रदर्शन था FY17 में वो थोड़ा खराब था, डिसअपॉइंट किया, लेकिन अभी भी इनको भरोसा है आगे जेएलआर के मार्जिन्स पिकअप करेंगे। मिड टीन्स ग्रोथ आ सकती है FY18-19 में। टारगेट प्राइस क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है और Q2 का रिजल्ट्स का एक मिस है, इसके चलते इन्होंने 635 से घटा के 585 का किया है, जो भी 33% अपसाइड का है। FY17 और 18 के EPS अनुमान 16% और 37% भी घटा रहे हैं। कमिंस पर अंडर परफॉर्म के रेटिंग मेंटेन कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। टारगेट प्राइस इन्होंने घटाया है, 718 का था, अब इसे घटा के 647 का कर रहे हैं। 16% का डाउनसाइड देख रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स की आउटलुक जो है अगले 12 से 15 महीने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर रहने का इनको अनुमान है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ घटने का इनको अनुमान है। अदानी पोर्ट्स पर लेकिन सीएलएसए मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल। टारगेट प्राइस इनका 375 का है, जो कि 39 से 40% का एक अपसाइड दे रहा है, क्योंकि चेयरमैन ने एक बहुत क्लियर कट एक मास्टर प्लान की घोषणा की है। 27 मिलियन टन से कैपेसिटी बढ़ा करके धामरा प्रोजेक्ट की ये 315 मिलियन टन की करने वाले हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से कार्गो का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जो दूसरे लिक्विड्स में LNG और LPG के लिए कंटेनर की हैंडलिंग शुरू हो सकती है FY18 में, तो बड़ा एक मास्टर प्लान है पूरी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए धामरा प्रोजेक्ट से। और ये मान के चल रहे हैं कि मुंद्रा की तरह ही इसके डायनेमिक्स बदलते हुए नजर आएंगे। निवेश करके चलिए 375 के लक्ष्य के लिए सीएलएसए कह रहा है अदानी पोर्ट्स पर। ओके, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर रखिए नजर, लेकिन मैं थोड़ा अनिल सरप्राइज हूं टाटा मोटर्स पर सीएलएसए की कॉल को देखकर। एक बार वो वापस लाने की कोशिश करते हैं आप। हाँ देखिए, लक्ष्य जो है वो घटा दिया है और टाटा मोटर्स के ऊपर सीएलएसए क्या बुलिश था। 50 रुपए से लक्ष्य घटाया, पहली बार घटाया, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह कि नोटबंदी की वजह से इन्होंने घटाया, जबकि वैसे एक्चुअली अब तक लोग टाटा मोटर्स को एक एमएनसी स्टॉक के तौर पर जेएलआर के परफॉर्मेंस पे देखते थे। इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ जेएलआर से आनी है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन घरेलू बाजारों में जो कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स के बिकते हैं वहां दिक्कत आने वाली है। कहीं कहीं ऐसा लगता है, इस चक्कर में टाटा मोटर्स पर सीएलएसए टारगेट घटा रहा है, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग और इम्पोर्टेंट है। टाटा मोटर्स वागले साहब के पोर्टफोलियो में नहीं पोर्टफोलियो नहीं, अच्छा रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बताएं सर, तो टाटा पावर की जगह पहले टाटा मोटर्स पर ही एक राय ले ली जाए आपसे, बताइए। मुझे तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मार्केट के साथ जाना है। नहीं, बिल्कुल। तो आज आप सीएलएसए से पंगा नहीं लेंगे, आप उसके साथ जाएंगे। अच्छा बताइए। लेकिन क्या ये लेवल पे मैं बेचूंगा? शायद नहीं। मतलब कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। 410 415 का बॉटम बन सकता है, 460 के ऊपर जाते हुए नहीं लगता है।
चलिए, तो टाटा मोटर। अच्छा, आप क्या करेंगे विकास? दोनों ही बातें कही हैं उन्होंने रिपोर्ट में। कह रहे हैं कि जीएलआर शुड डिलीवर स्ट्रॉन्ग मिड टीन वॉल्यूम्स। तो जीएलआर की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देखिए अनिल भी बता रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के चलते भारतीय कारोबार पर असर पड़ेगा। क्या भारतीय कारोबार इसके लिए इतना महत्वपूर्ण है? नहीं हेमंत, जो भारतीय कारोबार ऐसे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता, तो उसकी वजह से कोई चिंता की बात नहीं है। बट ऐसे भी जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स है वहां पे देर से देर खराब खबरों के वजह से थोड़ा रहता ही है नेगेटिव। तो मेरी राय में चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में विकल्प बहुत है, तो आई वुड रिकमेंड एंड अवॉइड करंटली ऑन टाटा मोटर्स। बाकी मुझे अगर 4 व्हीलर देखना है तो मारुति अच्छा लगता है, और 2 व्हीलर में मुझे बजाज ऑटो बहुत ही ज्यादा पसंद है इन लेवल्स पे, बिकॉज मुझे लगता है ये जो 15 तारीख को इनकी जो एक नई बाइक भी लॉन्च होने वाली है वो बहुत ही कीनली अवेटेड है, और उसके कारण से स्टॉक में बिल्कुल एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। सो आई एम बुलिश ऑन मारुति फ्रॉम द 4 व्हीलर सेगमेंट एंड 2 व्हीलर में बजाज ऑटो फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। विकास जी, कौन सी बाइक आ रही है? डोमिनर करके नाम है इनका, नई बाइक लॉन्च हो रही है जो रॉयल एनफील्ड की कंपटीशन में ला रहे हैं। 15 तारीख को शायद लॉन्च होगी वो, तो दैट इज कीनली अवेटेड, और मुझे लगता है दैट वुड बी। आप क्या खरीदेंगे, शेयर या बाइक? अरे बाइक तो अब मैं चलाता नहीं हूँ, तो बाइक खरीदने का कोई कारण नहीं है। हेमंत ने भी खरीदी है बुलेट, क्या बात है, आप भी खरीदे? लग्जरी बाइक से। अच्छा, डोमिनियर 400 जिसका जिक्र वो कर रहे हैं ना, उसकी पिक्चर्स रिलीज हुई हैं, देखने लायक बाइक है वो, और बहुत कीनली अवेटेड है जबरदस्त। लेकिन वही बात है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको हायर ब्रांड में जो पोजीशनिंग करनी है वो वाली बात है। अब टाटा के जैसे टाटा की कोई कार है, वो कितनी अच्छी कार बना ले, लेकिन टाटा की कार टाटा की रहेगी, तो वो प्रीमियम सेगमेंट में भी। अच्छा, मारुति कितनी बढ़िया कार बना ले, प्रीमियम सेगमेंट में वो नहीं जा सकते हैं। प्रीमियम सेगमेंट में वही बजाज ऑटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही है, आप गाड़ी भले महंगी बना के बेच दें, लेकिन बुलेट तो बुलेट ही रहेगी। बुलेट तो बुलेट ही है। देखिए, बुलेट का तो कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन बजाज ऑटो अच्छा ये कैसा लगता है? क्योंकि देखिए अगले 2 दिन, जैसे विकास ने भी बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, रहने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग। इस गाड़ी के लिए करीब 1-1.5 साल से खुद बजाज साहब काम कर रहे थे, और वो चाहते थे कि एनफील्ड को टक्कर देने के लिए एक बाइक बन के तैयार है, खड़ी है, 15 को लॉन्च है, नाम भी सामने आ चुका है। क्या शेयर में कुछ तेजी बन सकती है बजाज ऑटो के? आई थिंक ऑलरेडी 2500 से 2750 तक प्राइस मूव हो चुकी है, तो तेजी भी है, तो मुझे लिमिटेड अपसाइड दिखता है। 28-10 का मेरा टारगेट होगा, तो ऐसी कोई खास यहां से 1 वे मूव आने की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। 28-10 अभी आप 50 रॉयल एनफील्ड के जलवे के साथ जाएंगे, आयशर के जलवे के साथ मैं आपके साथ जाऊंगा। चलिए, तो हेमंत की बाइक की दोनों सीट्स फुल हो चुकी है। वागले साहब जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ सुमित बगड़िया जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर, आज वायदा कारोबार की रणनीति देंगे हमें। सुमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कमजोर शुरुआत हो तो वहीं खरीदेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल अनिल जी, यस, कल का मूव देख के ऐसा लगता है कि शायद आज इंट्राडे के अंदर एक मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर तेजी का। तो थोड़ी सी अगर कोई कमजोर शुरुआत होती है तो इंट्राडे के लिए एक बार बाइंग करके ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी के अंदर इमीडिएटली नीचे में सपोर्ट जो बन रहा है वो है 8070 8050 लेवल्स। तो जब तक ये लेवल एक बार टूटते नहीं है तब तक पुलबैक की उम्मीद जरूर की जा सकती है, जिसके अंदर 8200 तक हमको निफ्टी स्पॉट के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें, क्योंकि अगले 4-5 दिनों में एक वॉलेटिलिटी अच्छी देखने को मिलेगी, और ऊपरी लेवल में एक रेंज बनी हुई है 8200 8300 निफ्टी में, और नीचे में 8000 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे बना हुआ है। तो इधर साइड ब्रेकआउट बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से निफ्टी के अंदर 8070 स्टॉप लॉस से बाय बनता है। सेम उसी तरह बैंक निफ्टी के अंदर 18200 18150 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट टूटा नहीं है, हमने बार बार वहां से उछाल देखा है, जो कि हमको कल भी देखने को मिला है। हो सकता है ये उछाल के लिए 18600 18700 तक के या 18750 तक का मूव हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। तो एक बार प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से 18300 18400 के आसपास इसको भी एक बार बाय किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इंट्राडे के लिए। राइट, तो तेजी करिए निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आपको होगा तेजी करके मुनाफा, वो हम पूछेंगे सुमित से छोटे से ब्रेक के बाद। उनके टॉप पिक्स जानेंगे। संदीप वागले जी, विकास सेठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए CNBC आवाज।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया जी। सुमित बगड़िया जी ने ब्रेक से पहले कहा कि बैंक निफ्टी में भी तेजी करी है, निफ्टी में भी तेजी करी है, लेकिन सुमित ये बताइए आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल, टॉपिक्स के लिए सबसे पहला स्टॉक ऑटो के अंदर M&M को चुना है। कल M के अंदर हमें नीचे के लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली और ऐसा लगता है कि जो कल के लोज है वहां एक अच्छा खासा सपोर्ट है और इनफैक्ट हमको मल्टीपल सपोर्ट भी दिख रहा है चार्ट्स के अंदर। ऐसा लगता है कि एक पुलबैक हमको देखने को मिलना चाहिए जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 1210 और 1240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इमीडिएटली अगर कोई भी बाय करते हैं 1170 1180 के लेवल्स के बीच में तो 1150 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1240 तक के टारगेट होंगे 1 से 2 दिनों के लिए, या फिर 2 से 3 दिन का व्यू भी लेके चल सकते हैं इस वीक के लिए M&M के अंदर। दूसरा स्टॉक मेटल्स के अंदर NMDC के अंदर ऐसा लगता है कि यहां से एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है और पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देख के हमने वापस तेजी का मूव कल से ही हमको देखने को मिला है मेटल स्टॉक के अंदर। इमीडिएटली NMDC के अंदर हमें ऐसा लगता है कि 118 के स्टॉप लॉस से 126 और 130 के टारगेट के लिए बाय करके काम किया जा सकता है। ओके, तो NMDC खरीदें और साथ ही M&M खरीदें। ऑप्शंस में आपकी रणनीति क्या है आज सुमित, वो भी बता दें। अनिल जी, ऑप्शंस के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स में से PSU बैंक का ओरिएंट बैंक को चुना है। ओरिएंट बैंक में लोअर लेवल पे सपोर्ट देखते हुए मिल रहा है चार्ट्स के अंदर। सपोर्ट जो है वो हमको 115 116 के आसपास दिखाई दे रहा है और कल की जो क्लोजिंग है वो 118.65 है। अगर आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपमूव देखने को मिलता है तो ओरिएंट बैंक के अंदर हमें 5 से 7 रुपए की तेजी 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी 124 126 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं ओरिएंट बैंक के अंदर। अगर ऐसा होता है तो 120 का कॉल जो कि कल 4.5 रुपए के आसपास बंद हुआ है उसको लेके काम करना चाहिए। 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और जो स्पॉट के हिसाब से हमने लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आते हैं तो इसका लक्ष्य होगा पहला 7 रुपया और फिर 9 रुपए तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अच्छा स्ट्रेटेजी बेटर है बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर। आई थिंक 120 का कॉल बाय करके काम करना चाहिए। OBC में तेजी करनी चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन विकास, एक कंपनी है सुदिति इंडस्ट्रीज, कल अचानक से ये रडार पर आया क्योंकि निखिल वोरा ने करीब 1.25% शेयर खरीदा है 41 रुपए 44 पैसे पर। टेक्सटाइल कंपनी है, निटिंग के कामकाज में है, गारमेंट्स बनाती है। ट्रैक किया है आपने, देखा है आपने इसको? नहीं हेमंत, सुदिति इंडस्ट्रीज नहीं, सुमित इंडस्ट्रीज करके एक और टेक्सटाइल कंपनी है, वो जरूर थोड़े रडार पे रहती है। सुदिति इंडस्ट्रीज तो नाम ही आपसे ही सुना है मैंने। मैंने भी कल देखा। नॉट बी एबल टू ऑफर माय ओपिनियन ऑन दिस। अरे निखिल वोरा ने खरीदी है शेयर? नो आइडिया, मैंने भी नहीं सुना पहले। चलिए तो देखते हैं आज निखिल वोरा की खरीदारी करने के बाद इस स्टॉक में किस तरह का मूव देखने को मिलता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और रेट सेंसिटिव पर ही फोकस रहने वाला है। ये बताइए सुमित, कोई रेट सेंसिटिव स्टॉक्स M&M के अलावा जहां पर आपकी नजर है? M&M बताया आपने, OBC बताया, कोई और शेयर जहां पर आपको लगता हो तेजी करके पैसा बने? देखिए, कल बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर हमको लोअर लेवल से एक हमको तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट कल जो मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक करके जो रिकवरी दिखाया है उस रिकवरी के बाद ऐसा लगता है कि शायद आज एक थोड़ा सा हमको एक रिकवरी या पुलबैक देखने को मिल सकता है। मोस्टली स्टॉक्स के अंदर, चाहे फिर वो बैंकिंग से ले लो या फिर ऑटो से ले लो या फिर हाउसिंग फाइनेंस से ले लो, ऐसा लगता है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी कल LIC हाउसिंग फाइनेंस ने वीकनेस नहीं दिखाई और DHFL, ये सारे ही स्टॉक्स ने लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है। ऐसा लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी यहां से थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 575 580 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक 550 के स्टॉप लॉस से LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी काम किया जा सकता है। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस एक स्टॉक है जहां पर तेजी की जा सकती है। टाटा पावर के चार्ट्स में शायद आपसे बात करना रह गया। तो साहब मैंने बोला था 200 करोड़ रुपए का डिफेंस से ऑर्डर मिला है, छोटा ऑर्डर ही सही लेकिन मिला है। तो बताइए टाटा पावर में क्या किया जाए? अनिल जी, न्यूज तो पॉजिटिव लगता है जिस तरह से आप बोल रहे हैं, लेकिन चार्ट में मुझे 75-50 में जब तक क्रॉस नहीं होता या उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगता। ये नहीं कि इसमें वीकनेस है। 70-75 ये रेंज है। अगर 75-50 के ऊपर ट्रेड होता है तो फिर 82-83 तक जा सकता है। भारत फोर्ज, इसके चार्ट देखकर बताइए वागले साहब, ये कैसे नजर आ रहे हैं? एक तरफ खबरें हैं कि क्लास 8 ट्रक्स के लिए जो डिमांड है वो वापस से बढ़ने लगी है। क्या चार्ट्स में आपको दिख रहा है तेजी बन सकती है? दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो अभी भी इस पर बेरिश हैं। नमूरा ने आज 797 का लक्ष्य इसके लिए सुझाया है। तो कंफ्यूजन है, ये बताइए चार्ट में भी कंफ्यूजन है या कुछ क्लैरिटी है? चार्ट्स में कंफ्यूजन है हेमंत, बिल्कुल। 840 845 ऑन द डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
और ऑन द अपसाइड 900, तो 30 रुपए का दायरा है ना। ऊपर या नीचे मुझे नहीं लगता ये रेंज इतने जल्दी क्रॉस करेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए भारत फोर्ज पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और स्टॉक जो खबरों के दम पर दिखने वाले हैं, आज एक्शन में तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए आप। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और मार्केट काउंटडाउन में संदीप वागले जी, विकास सेठी जी, साथ ही हमारे साथ सुमित बगड़िया जी भी जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की। आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है जो अडानी पोर्ट्स पर काफी तेजी की बात कर रही है। रिपोर्ट 375 का टारगेट भी दिया है। ये बताइए कोई स्टॉक इस ग्रुप का सुमित जो आपको अच्छा लगता हो, जहां पर आपको लगता हो मोमेंटम बरकरार रह सकता है। मुझे याद है बागले साहब आप अडानी पोर्ट्स पर बुलिश थे या नहीं? अडानी पावर पर आप 2 दिन पहले काफी बुलिश थे, उसमें तेजी बनी भी थी। लेकिन सुमित बताइए आपको क्या अच्छा लगता है इस ग्रुप में? अदानी पोर्ट और अदानी पावर दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। अदानी पोर्ट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में मार्केट्स में जो करेक्शन हमको देखने को मिला है वैसा करेक्शन हमको इस स्टॉक ने नहीं दिखाया है। ऊपरी लेवल से जरूर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था 300 के लेवल से, बट ये ओवरऑल अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बुलिश है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर में वापस से 300 का लेवल ब्रेक होगा और शायद हमको 3.25 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक अदानी पोर्ट इज अ गुड पिक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। इसको प्रेजेंट लेवल पे भी बाई किया जा सकता है। अगर प्रेजेंट लेवल से कोई डिप मिलती है जो कि तेजी से पॉसिबिलिटी की शायद मिल सकती है तो 250 245 तक के लेवल्स हमको मिलेंगे। तो लॉन्गर टर्म होराइजन अगर लेके चलेंगे तो 265 से 250 के बीच में इसको बाय करके चलना चाहिए और ऊपर में इमीडिएट टारगेट्स होंगे 300 से 325 के। दूसरी तरफ अदानी पावर के अंदर भी पिछले 4-5 दिनों से हमने लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी देखा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर भी एक ब्रेकआउट मूव आने वाला है जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में 38 से 40 रुपए तक के टारगेट्स दिखाएगा। ये स्टॉक भी अगर प्रेजेंट लेवल से अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 29 के आसपास तो अच्छा बाय होगा। अदरवाइज प्रेजेंट लेवल पे भी अच्छा बाय है फॉर दी अपसाइड टारगेट ऑफ 38 एंड 40 लेवल्स। ओके, यहाँ पर खरीदारी का मौका अदानी पावर में भी है और अदानी पावर कल आपकी पिक था कल या परसों था पैटर्न इसका काफी अच्छा। अब आपसे रोज मुलाकात होती तो थोड़ा एक आध दिन का आगे पीछे हो जाता। तो परसों आपका पिक था, अभी भी 400 मजबूत है। बिल्कुल 36 का तो व्यू मुझे लगता है ये हफ्ते के पहले ही आना चाहिए, मतलब ये हफ्ते तक। और जैसे सुमित बोल रहे 38-40 शायद उसके लिए 2-3-4 हफ्ता वेट करना पड़े। ठीक बात है, 2-4 हफ्ता भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन 36 के लक्ष्य यानी कि यहाँ से 15-20% की तेजी तो है। कुणाल, आपने आज अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी चुनी है बताइए? 3 शेयर्स एनएलजी जहां पर मेरी राय में खरीद करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले एनएमडीसी है, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा। उसके बाद दोबारा से ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। सारे मेटल स्टॉक्स में तेजी है। मुझे लगता है कि 127-128 तक ही काउंटर जा सकता है। 121 पे स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। दूसरा काउंटर जिसकी बात अभी आप लोग कर रहे थे अडानी पावर, मुझे लगता है कि बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इसमें बहुत अग्रेसिव टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर 30 रुपए 50 पैसे पे स्टॉप लॉस रखें और मौजूदा स्तरों पर बाय करने की राय है। तीसरी राय खरीद की जी लर्न पर है। हालांकि इस काउंटर में बहुत लंबा कंसोलिडेशन चलता आया है लेकिन मुझे कुछ एक्टिविटी दिख रही है और मुझे लगता है 44 तक की काउंटर चला जाएगा, बाय करें। स्टॉप लॉस यहां पर 40 रुपए 50 पैसे लग। क्या बात है, किसी को जी मीडिया पसंद है, किसी को जी लर्न पसंद है। चलिए तो देखते हैं आज ये स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स वैसे भी एक्शन में रहने वाले। नजरें सन टीवी पर भी होनी चाहिए, राज टीवी पर भी होनी चाहिए जहां पर कल बड़ी तेजी बनती हुई देखिए। हाँ, इस पर भी चार्ट पर एक राय लेनी चाहिए, कितना और भाग सकते हैं ये शेयर, ये पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इस ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे हम बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की और बताएंगे आपको रुपए की चाल भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ है तो रुपए में मजबूती बनती नजर आ रही है। तो रुपए की मजबूती कितनी होगी, स्टॉक 2020 का एक्शन और 9-15 के बाद कमाई के भरपूर मौके ट्रेडिंग स्क्रीन पर और टीवी स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आएंगे। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।